नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गाजियाबाद का दौरा था और यशोदा मेडिसिटी का उन्होंने यहां पहुंचकर उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ दिखाई दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी भी काफी खास थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे शिरकत की इस बड़े कार्यक्रम में। उस उद्घाटन कार्यक्रम में तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में सभी दिग्गजों को भी आप देख सकते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा थी। और इस मेडिसिटी का उद्घाटन हो चुका है। खास इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद आई। काफ़ी खासियतें और काफ़ी आने वाले वक्त में एक लाभकारी योजना के तहत काम करने का एक लक्ष्य, ये सब कुछ आज देखने को मिला। ब्रेकिंग बुलेटिन में अब राष्ट्रपति के बाद बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इतने सालों से चल रहा है और इस कार्यक्रम का आज 127वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में काफी परंपरागत बातों पर जोर दिया। देश विदेश के लोगों के साथ पीएम ने अपने विचार भी साझा किए। पीएम मोदी ने जीएसटी बजट उत्सव का जिक्र किया। इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में भारी उछाल देखने को मिली है, ये उन्होंने कहा। त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा रही है। पीएम ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी संकल्प लेने की बात कही। पीएम ने उत्सव मनाने की प्रेरणा भी दी है। छठ पूजा का जिक्र किया और साथ ही हमारे त्योहारों को लेकर भी उन्होंने अपनी मन की बात कही। छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है। जगह जगह घाट सज रहे हैं। बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। संत नामदेव जयंती समारोह का जिक्र हम करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद यहां पर पहुंचे और इस जयंती कार्यक्रम में शिरकत करके उन्होंने संबोधित किया पूरे हरियाणा को भी। सीएम को सबसे पहले पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। नामदेव समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने यह सम्मान मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। सीएम ने सरकार की योजनाएं बताई। विधायक सावित्री जिंदल, मेयर प्रवीण पोपली भी शामिल हुए इस बड़े कार्यक्रम में। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते अंत्योदय अभियान में
उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, जो पीछे रह गए थे। भाइयों, सरकार का दायित्व है और हमारे महापुरुषों का संदेश है, उस संदेश को लेकर के, उससे शिक्षा लेकर के निरंतर समाज में हम काम कर रहे हैं। परम संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के प्रति, अशिक्षा के प्रति और बुराइयों के प्रति एक होकर के उन्होंने उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी अपने इस बजट के अंदर, पहले बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, मैंने ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बच्चों को मिलेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा, ताकि हमारे बच्चे भी पहली से ही वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और उसको लेकर के हमने आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर, पहले बजट में मैंने कहा था, इस बात को पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल हमारे बच्चों को मिल रहा है। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अब वक्त है एक बड़ी खबर आपके सामने रखने का। आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी सरकार पर सीधा तीखा वार देखने को मिला है। हरियाणा में 60 संगठित गिरोह सक्रिय है, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से फेल है। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है, ये भूपेंद्र हुड्डा को लगता है। लोग खुद को भयभीत महसूस कर रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। गन्ने का भाव प्रति क्विंटल 500 रुपए किया जाए, ये मांग उठाई गई। भाजपा सरकार में ना केवल विकास हुआ है और ना ही जनता सुरक्षित है, ये बात कही भूपेंद्र हुड्डा ने। पिछले 1 साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल नहीं होती हरियाणा में। आज बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा, आज धान का एमएसपी नहीं मिल रहा। किसान को मजबूरन 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल कम देना पड़ रहा है। सब सारे अखबारों में रोज पढ़ रहा हो, तुम ही खबर दिखाते हो। तो ये समझे इनके कोई वादे नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय खाद पे कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे कोई टैक्स नहीं था, और इस प्रकार से बहुत लागत कम थी। लागत तो बढ़ गई, आमदनी कम होगी किसान की। अब इसी प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था का सवाल है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। हरियाणा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का। कांग्रेस सांसद के तीखे तंज। जी हां, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की मैं बात कर रहा हूं। रेवाड़ी पहुंची और यहां पर खूब सियासी हमले किए अपने विरोधियों पर। सीडी कांड एक जिक्र हुआ, इनेलो की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। सीडी कांड में चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बता दिया कुमारी सैलजा ने। उन्होंने कहा कि 12 साल पुरानी सीडी पर अब कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सरकार के 11 साल बाद जो ये याद आने का पूरा घटनाक्रम है, इस पर भी उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कामकाज पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, काम होगा। बात तो यही है, बात तो यही है। 12 साल 11 साल से भाजपा सरकार यहाँ पे रही है। अब अगर वो पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो पीसीसी प्रेसिडेंट बनते ही ये सब हो जाता है क्या? साफ नजर आ रहा है ये राजनीति से प्रेरित बातें। बिल्कुल, आपने देखा हर जगह हुआ। अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं और तकरीबन चाहे इनका ईडी हो, सीबीआई हो, दूसरे जो भी, राजनीतिक रूप से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने विरोधियों के खिलाफ। आज के दिन वहाँ पर जो साफ नजर आ रहा है, जनता को बदलाव भी चाहिए और महागठबंधन की सरकार भी चाहिए। तो बिहार जा रहे हैं आप? मैं एक बार तो जा चुकी हूँ, आगे जैसे भी जो होगा, टाइम भी तो कम बचा है, देखते हैं, कहेंगे तो। देख लीजिए कि आरएसएस की विचारधारा है ये, जो जबान से निकल आती है, अंदर की बात बाद में सफाइयाँ देने की जरूरत पड़ जाती है।
जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ कहा गया। किसी को नीचा दिखाकर आप कोई भी बड़े नहीं हो सकते। देश के लिए, ना केवल दलित समाज के लिए, देश के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका रही आज़ादी के बाद, उसको किसी के वक्तव्य से छोटा नहीं किया जा सकता। ये केवल उनकी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा है जो इस प्रकार से सोचती। और एक बड़ी जानकारी आपके सामने ब्रेकिंग बुलेटिन में। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक का बयान यह है कि सीईटी और एचटेट के रिजल्ट को लेकर हम ये कह रहे हैं कि देरी को दूर करेंगे। ये बात कही मोहन लाल कौशिक ने। सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। एचटेट रिजल्ट में गोलमाल के सवाल पर कटाक्ष किया। गोलमाल और घोटाले पहले की सरकारों में हुआ करते थे, ये मोहनलाल कौशिक कह रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल पूछा गया एचटेट का रिजल्ट कब आएगा, सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि हम देरी को ही दूर कर देंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बेरोजगारों को रोजगार पारदर्शी तरीके से दिया भी है। और सीटेट का जो पेपर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, वो भी एक व्यवस्था की है। आ जाएगा, कोई ना कोई जैसे भी कोई अड़चन होती है तभी वो प्रक्रिया रुकती है। गोलमाल की आशंका तो नहीं है? गोलमाल कभी ना हुआ है ना होगा। गोलमाल जिन सरकारों में होता था उन सरकारों की मानसिकता रहती है, वो गोलमाल का अंदेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से हरियाणा में, देश में और प्रदेश में बनी है, किसी भी प्रकार का कोई घोटाला, कोई गोलमाल, इनसे दूर सरकार है। और अब अनिल विज की बात करते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात को सुना। अनिल विज ने कार्यकर्ताओं संग मन की बात कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना। तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कार्यक्रम के बाद विज मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कहा आइए सुनवाते हैं। आज मन की बात में आत्मा को छूने वाली बातें नरेंद्र मोदी जी ने की। मोदी जी ने हमारी आदिकाल की भाषा संस्कृत की बात की है और संस्कृत के प्रति जो पुनः प्यार जाग रहा है उसके बारे में बताया। नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका जिक्र किया है। वंदे मातरम आज़ादी के दिनों में आज़ादी के दीवानों को उनका रोम रोम जागृत करने के लिए वंदे मातरम गीत गाया जाता रहा। उन्होंने देश के जो त्योहार हैं, जो हम सब बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ मनाते हैं, जैसे छठ पूजा जो आजकल चल रही है, उन सब का भी जिक्र किया। और पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पानीपत का मामला है। सनोली थाना पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर आरोप ये लगे कि एक युवक की बहुत बेरहमी से पिटाई की गई, थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी हालत में वो युवक है। इतनी बुरी हालत है कि वो दिखाई नहीं जा सकती। पीड़ित युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ कबूतर चोरी के शक में पुलिस ने ये काम कर दिया। ये वही पुलिस है जिस पर ये आरोप लगते हैं कि वो कानून व्यवस्था संभालने में ही कई बार नाकाम रहती है। ये वही पुलिसकर्मी है जब बदमाश काबू करने होते हैं तो कई बार नाकामयाब हो जाते हैं। ये वही पुलिसकर्मी है जिनको लेकर ये भी कहा जाता है कि बार बार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कबूतर चोरी के शक में इस तरह से लोगों को पीट रहे हैं। युवक ने मेडिकल करवाया है। पानीपत एसपी को शिकायत दी है। सरोली थाना प्रभारी ने आरोपों को गलत बताया है।
एसपी पानीपत ने परिवार को आश्वासन दिया है कि जांच जरूर होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता, गलत तरीके से पीटा गया, मारा गया इस युवक को, तो फिर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये सब कुछ पानीपत में हुआ। और वहीं एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोनीपत में बुजुर्ग की ईंटों से वार कर पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोनीपत के गांव मलिकपुर का यह मामला है। ये वारदात यहां पर हुई है। शाम को ये वारदात हुई है, कुछ बात हुई थी, लेकिन सुबह शव मिलता है, हत्या की जानकारी मिलती है। परिवार ये बता रहा है, ये जो मृतक है ये हलवाई का काम करता था, अपना गुजारा चलाता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हत्याकांड की जांच भी पुलिस कर रही है। सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डबल मर्डर के बाद आज गांव मलिकपुर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। यह अशोक पंडित का खेत बताया जा रहा है और यहाँ पर एक जयफल नाम के बुजुर्ग की बेरहमी से पीट कर ईंटों से पीट कर हत्या की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह अंदाज़ा ये लगाया जा रहा प्राथमिक जांच में कि पहले यहाँ पर शराब पी गई है, क्योंकि शराब की खाली बोतलें हैं। उसके अलावा वहाँ पर खाने के लिए जो है समोसे और उसके अलावा और अन्य सामान मंगाया गया है। जो चप्पल और जो चश्मे हैं ये जयफल के बताए जा रहे हैं प्राथमिक जाँच में। इसके साथ साथ जयफल को पहले गले जो उसका परना था उससे गला घोटा गया, उसके बाद ईंट मारकर उसकी हत्या की गई है। जो परिजन है उनका ये कहना है कि शाम को जयफल की उनसे बात हुई थी और जब परिवार के सुकुशल जानने के बाद वो फोन काट दिया था, जिसके बाद सुबह उन्हें सूचना मिलती है कि जयफल की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर कोई जो सब्जी उगाई गई थी उसे लेने के लिए आया था और उसके द्वारा परिजनों से ग्रामीणों के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मुरथल थाना प्रभारी के अलावा एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी यहां पर पहुंचे। एफएसएल की टीम आई और वहां से मौके से सबूत एकत्रित कर वहां से चली गई हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि जो परिजन है वो किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जयफल गन्नौर में हलवाई की दुकान थी, वहां पर वो काम करता था और खुद भी वो हलवाई बताया जा रहा है। इस तरह से जो हत्याएं हैं वो आज तीसरी हत्या सोनीपत में लगातार सामने आई है। बाप बेटे की हत्या में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और जयफल की ओर हत्या यह सवाल जरूर खड़े कर रही कि आखिरकार सोनीपत पुलिस क्या कर रही है। देखना अब यही होगा कि बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस कब तक गिरफ्तारियां करती है और मामले में क्या खुलासा करती है। सोनीपत से नितिन तिल, खबरें अभी तक। और अब बात पंचकुला की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रायपुर रानी मोरनी रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। काजमपुर रो मोड़ के पास ये हादसा हुआ। दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। सवाल ये था कि ऐसा कैसे हो गया। दो युवकों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई। एक अन्य युवक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज चल रहा है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या कोई लापरवाही थी या दोनों की लापरवाही थी? आमने सामने की टक्कर कैसे हो गई? क्या बहुत स्पीड में थी ये दोनों बाइक? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। एक्सीडेंट हुआ है जी यहाँ पे काजमपुर जी। दो बाइक जी आपस में टकरा गई जी। बाइक पे जी एक सिंगल था जी, बाकी जी दो एक बाइक पर थे जी। दो की डेथ हुई जी, एक जी हाँ जी 6 में है जी। एडमिट जी हरप्रीत है जी इसका। तो अभी ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ लगे हुए थे? ये जी रेपरानी इनकी दुकान थी जी, शॉप थी जी। वहाँ पे जी छुट्टी करके जी घर जा रहे थे जी। तो जी एक रेपरानी का था जी बंदा, उसका पता नहीं जी वो किस तरह आया जी वहाँ से। तो जी अब समय बाइक टकरा गई जी। अभी बाइक का क्या नाम है? ये जी जो यहाँ पे 6 में है जी, इसका नाम हरप्रीत है जी। क्या काम करता है? ये जी शॉप पे लगे हुए है जी वही जिसकी डेथ हुई। टक्कर मारी कार? नहीं जी उसकी भी डेथ होगी जी। हाँ जी दोनों बाइकों की भी? हाँ जी दोनों बाइकों की। बाइक तो जी गाड़ी से खत्म हो गई। और दूसरी ओर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है बुलंदशहर में, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद आरोपी के पैर में जो गोली लगी थी, अब पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसका इलाज अस्पताल में होगा। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से पैर में गोली लगने के बाद लाचार दिखाई दिया है ये बदमाश, जो कि लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस आरोपी से बाइक, तमंचा, कारतूस सब बरामद हुए हैं। आरोपी ने नरसेना क्षेत्र में सर्राफा से लाखों रुपए की लूट की थी और पुलिस
इस लुटेरे की तलाश में लगातार थी। पुलिस पर सवालिया निशान भी कई बार व्यापारी लगा देते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है। देर सवेर सही, लेकिन लुटेरे तक, बदमाशों तक, चोरों तक पुलिस पहुंच ही जाती है। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया, तो उस पर सवार जो व्यक्ति था उसने गाड़ी को पचौता रोड पे अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। गाड़ी क्योंकि तेज थी इसलिए वो स्लिप करके गिर गई। पुलिस से अपने आप को गिरता हुआ देख इस व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान अफसर पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है, जो कि पलवाड़ा जनपद हापुड़ का रहने वाला है। जब इससे पूछताछ की गई तो इससे ये बात पता चली कि ये एक इनामिया बदमाश है। हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसने पूछताछ में बताया कि दिनांक 5 सितंबर को थाना नरसेना के बुगरासी क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी के साथ इसके साथी अन्य साथी जो थे 5 लोगों के द्वारा लूटपाट की गई थी। जब वो वहाँ से लूट करके वापस लौट रहे थे, भाग रहे थे ये, तो भागने के दौरान ये जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में थाना चोला क्षेत्र में ग्राम बिरौंडी ताजपुर के पास एक बाइक सवार व्यक्ति के साथ ये और इसके 2 साथी, जिनके नाम क्रमशः अकरम एवं रितेश उर्फ बाटा है, इनके द्वारा भी उस व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई थी। दौरान चेकिंग इसके पास से 2015 रुपये, एक तमंचा नाजायज़, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। उल्लेखनीय ये है कि ये वही आधार कार्ड है उस व्यक्ति का है जिसके साथ इनके द्वारा बिरौंडी ताजपुर के पास विजय सिंह के साथ लूटपाट की गई थी। जो बाइक थी उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। आजकल रील बनाने का शौक सबको चढ़ा हुआ है। देश में हर दूसरा व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और रील के चक्कर में अपनी जान भी कई बार गंवा बैठता है। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के मंडी की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। रील बनाने के जुनून ने युवक की जान ले ली। मंडी के बीटेक का एक छात्र जो कि बाइक पर स्टंट कर रहा था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के चक्कर में ये जान गंवा बैठा। इंस्टाग्राम पर युवक खतरनाक स्टंट के वीडियोस डालता था। मंडी के मलौरी टनल के नज़दीक ये हादसा हुआ, लेकिन जान नहीं बच पाई। बाइक हादसे में युवक की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों को भी जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लापरवाही का था और लापरवाही की वजह से इसी शख्स की जान चली गई जिसने खुद को जोखिम में डाला था। और आग का तांडव कैसे देखने को मिला है आइए बताते हैं। अमर मार्केट है, यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। देर रात आग लगी। बाजार के बीच स्थित एक बुटीक की शॉप में आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताया गया इस आग की वजह, जिसकी वजह से आग धीरे धीरे बहुत भड़क गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया था, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ। ये अमर मार्केट में जो है एक दुकान में आग लगी है। फायर गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे देखते हैं जिसमें दुकान में आग लगी हुई है। शटर बंद था, शटर उठा करके शटर तोड़ना पड़ा, बल्कि शटर उठा करके फिर उसको आग बुझाया गया। इन्वर्टर और वायरिंग वगैरह सारा जल गया जी। रखा था उसमें सामान रखा था वो जल गया। ये वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, झज्जर से आ रही है, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, बेटे ने पिता और भाई का मर्डर कर दिया। कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। हत्या के बाद दोनों शवों को आरोपी ने जला भी दिया। हैरान कर देने वाला मामला है। औरंगपुर गांव की सीमा में जमीन का विवाद था। आरोपी ने घर के पीछे खेत में शवों का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। ऐसा ही कुछ किया इसने। बेटे ने 80 साल के पिता और 30 साल के अपने भाई को मार डाला सिर्फ जमीन के लालच में, और ये हुआ है हरियाणा में। काफी दंग कर देने वाला मामला है। रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है और इसलिए कहते हैं कि ये है कलयुगी बेटे और कलयुगी भाई जो ऐसा कर रहे हैं। ये पूरा मामला झज्जर का बताया गया है, झज्जर जिले के गांव का, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, उसको ही मार डाला और अपने भाई की जिंदगी भी तबाह कर दी।